आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम हमारे विधायक। और हमारे विधायक में आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की, जिनका जन्म की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1991 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। उनकी मां परमेश्वरी देवी नेपाल से थी। नीतीश कुमार कृषक जाति से हैं। उनका उपनाम मुन्ना है। उनका पैतृक गांव कल्याण बिगहा है, जो कि नालंदा जिले में स्थित है। नीतीश कुमार ने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। वे आधे मन से बिहार राज्य बिजली बोर्ड में शामिल हुए और बाद में राजनीति में चले गए। उन्होंने 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा जो है उनसे उनकी शादी हुई, लेकिन काफ़ी सारी परेशानियों के चलते अगर हम बात करें तो मंजू जो उनकी पत्नी है उनका निधन भी हो गया था। यानी कि निमोनिया की बीमारी से उनकी पत्नी पीड़ित थी और उस पीड़ा को वो अधिक समय तक नहीं सहन कर पाई और मंजू सिन्हा का 14 मई 2007 को निमोनिया के कारण नई दिल्ली में निधन भी हो गया है। नीतीश कुमार एक भारतीय राजनेता है जो 22 फरवरी 2015 से बिहार के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2005 से 2014 तक और 2000 में थोड़े समय के लिए पद संभाला था। वह बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, जबकि वह अपने 9वें कार्यकाल के लिए भी पद पर है। वह जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और इससे पहले कुमार ने समता पार्टी के सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया। वह 2005 तक समता पार्टी के और 1989 से 1994 तक जनता दल के सदस्य थे। कुमार ने पहली बार जनता दल के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। 1985 में विधायक बने। नीतीश कुमार ने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी की स्थापना की। 1996 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य भी किया। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई। 2003 में उनकी पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया और कुमार इसके नेता बन गए। यानी कि 2005 में एनडीए ने बिहार विधानसभा में बहुमत हासिल किया और कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री बने। 2010 के चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन ने भारी जीत हासिल की। जून 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उनके उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने के बाद कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ लिया और राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन करके महागठबंधन बनाया और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल हो गए। 17 मई 2014 को पार्टी को 2014 के भारतीय आम चुनाव में भारी नुकसान होने के बाद कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उनकी जगह जीतन राम मांझी को नियुक्त किया गया। हालांकि उन्होंने फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री के रूप में वापसी का प्रयास किया, जिससे एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया, जिसने अंततः मांझी को इस्तीफा दिया और कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उस वर्ष के अंत में महागठबंधन ने राज्य चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया। अगस्त 2022 में कुमार एनडीए छोड़ देते हैं और फिर से महागठबंधन और यूपीए में शामिल हो जाते हैं। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन छोड़ देते हैं और फिर से एनडीए में शामिल हो जाते हैं। यानी कि नीतीश कुमार राजनीतिज्ञों के समाजवादी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। राजनीतिज्ञ के रूप में अपने शुरुआती वर्ष के दौरान वे राम मनोहर लोहिया, एसएन सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के साथ जुड़े थे। नीतीश कुमार ने 1974 और 1977 के बीच जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाग लिया और सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व वाली जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। लालू प्रसाद यादव के विपरीत, जिन्हें भीड़ खींचने वाला माना जाता है, नीतीश कुमार को एक कुशल संचारक भी माना जाता है। नीतीश कुमार ने 1985 में हरनौत से राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और पहली बार जीते। शुरुआती वर्षों में लालू प्रसाद यादव को वर्ष 1989 में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नीतीश कुमार का समर्थन प्राप्त था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने बाढ़ से अपनी पहली लोकसभा सीट जीतने के बाद 1996 में भाजपा के प्रति अपनी वफादारी जो है वो बदल ली। जनता दल अतीत में विभाजन से बच गया था जब कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं ने 1994 में समता पार्टी का गठन किया था, लेकिन यह 1997 में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल बनने के फैसले के बाद एक आधारहीन पार्टी बनी रही। दूसरा विभाजन राबड़ी देवी के सत्ता में आने से पहले हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप जनता दल में केवल 2 ही नेता बचे थे, अर्थात शरद यादव और रामविलास पासवान।
पासवान को दलितों का उभरता हुआ नेता माना जाता था और उन्हें अपने चुनावों में अभूतपूर्व अंतर से जीतने का श्रेय दिया जाता है। उनकी लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई जब उन्हें 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार में रेल मंत्री का पद दिया गया और बाद में उन्हें लोकसभा का नेता भी बनाया गया। उनका प्रचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखा गया जब उनके अनुयायियों ने दलित पैंथर्स नामक एक नए संगठन के इशारे पर एक प्रभावशाली रैली का आयोजन किया। शरद यादव भी एक वरिष्ठ समाजवादी नेता थे, लेकिन उनके पास कोई बड़ा जनाधार नहीं था। 1998 के संसदीय चुनाव में समता पार्टी और जनता दल, जो आरजेडी के गठन के बाद बहुत कमजोर स्थिति में थी, एक दूसरे के वोट आधार को खो गए। इस वजह से कुमार ने दोनों पार्टियों को मिलाकर जनता दल यूनाइटेड बना लिया। 1999 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को भाजपा प्लस जेडीयू गठबंधन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। नया गठबंधन 324 विधानसभा क्षेत्रों में से 199 पर आगे निकल गया और यह व्यापक रूप से माना जाने लगा कि बिहार राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव में लालू राबड़ी शासन का अंत हो जाएगा। राजद ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन कारगर नहीं रहा और कांग्रेस के राज्य नेतृत्व को लगा कि चारा घोटाले के नाम आने के बाद लालू प्रसाद की बदनाम छवि ने उनके समर्थन आधार को खत्म कर दिया है। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस ने 2000 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। आरजेडी को गठबंधन सहयोगी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टियों से संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खेमे में सीटों के बंटवारे की उलझन ने कुमार को जनता दल के शरद यादव और रामविलास पासवान गुट से अपनी समता पार्टी को बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। भाजपा और कुमार के बीच मतभेद भी पैदा हो गए, क्योंकि कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते थे, लेकिन पूर्व इसके पक्ष में नहीं थे। यहाँ तक कि पासवान भी सीएम का चेहरा बनना चाहते थे। मुस्लिम और ओबीसी की राय भी बहुत विभाजित थी। मुसलमानों का एक वर्ग, जिसमें पसमानदा जैसे गरीब समुदाय शामिल थे, का मानना था कि यादव ने शेख, सैयद और पठान जैसे उच्च मुसलमानों को ही मजबूत किया है और वे नए विकल्पों की तलाश में थे। यादव ने मुसलमानों के उद्धारक के रूप में अपने प्रचार के बाद कोयरी और कुर्मी जैसे अन्य प्रमुख पिछड़ी जातियों को भी अलग थलग कर दिया। संजय कुमार का तर्क है कि यह विश्वास की कोयली, कुर्की जैसे प्रमुख ओबीसी जातियां सत्ता में हिस्सेदारी मांगेंगी और यदि वे उनका समर्थन मांगे, जबकि मुसलमान केवल सांप्रदायिक दंगों के दौरान संरक्षण से संतुष्ट रहेंगे, ने यादव को उनकी उपेक्षा करने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा दोनों खेमों में विभाजन ने राज्य में राजनीतिक माहौल को एक आवेशपूर्ण बना दिया, जिसमें कई पार्टियां बिना किसी स्पष्ट सीमा के एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। जेडीयू और बीजेपी कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और समता पार्टी भी, यानी कि परिणाम बीजेपी के लिए एक झटका था, जो मीडिया अभियानों में भारी जीत के साथ उभर रही थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और लालू यादव की राजनीतिक चालबाजी से राबड़ी देवी ने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं अगर हम बात करें तो बिहार में जमीनी स्तर पर ध्रुवीकरण को समझने में काफी हद तक विफल रहा और साथ ही अगर बात करें एक बात पर कोई संदेह नहीं हो सकता कि उच्च जाति का मीडिया हमेशा लालू विरोधी रहा है और उसे बिहार में जमीनी स्तर पर हो रहे ध्रुवीकरण की जानकारी नहीं थी या फिर उसने जानबूझकर इसे अनदेखा किया। अगर चुनाव परिणाम आरजेडी के लिए झटका नहीं लगे तो इसकी मुख्य वजह मीडिया द्वारा पेश की गई निराशाजनक तस्वीर थी और इस पृष्ठभूमि में आरजेडी की हार जीत जैसे लग रही थी। 1997 के घोटाले के सिलसिले में जेल की सजा काटने के बाद भी लालू निचली जाति के विदूषक की भूमिका में अपनी भूमिका का आनंद लेते दिखे। उन्होंने तर्क दिया कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप उच्च जाति के नौकरशाही और मीडिया के अभिजात वर्ग की साजिश थी, जो किसान कृषक जातियों के उदय से खतरे में थी। 2004 के आम चुनाव में लालू की आरजेडी ने बिहार में 26 लोकसभा सीटें जीतकर अन्य राज्य आधारित पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन किया था। उन्हें केंद्रीय रेल मंत्री का पद दिया गया, लेकिन उनके द्वारा अति पिछड़ा जातियों की बढ़ती आकांक्षाओं के कारण जेडीयू और बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को हरा दिया। नीतीश कुछ समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री और बाद में 1989 से 1999 में कृषि मंत्री थे। अगस्त 1999 में उन्होंने गैसल ट्रेन आपदा के बाद इस्तीफा दे दिया, जिसके लिए उन्होंने मंत्री के रूप में जिम्मेदारी ली। हालांकि रेल मंत्री के रूप में अपने छोटे कार्यकाल में उन्होंने व्यापक सुधार लाए, जैसे 2002 में इंटरनेट टिकट बुकिंग सुविधा, रेलवे टिकट बुकिंग काउंटरों की रिकॉर्ड संख्या खोलना और तत्काल बुकिंग के लिए तत्काल योजना जो है वो शुरू करना। उसी वर्ष बाद में वे कृषि
मंत्री के रूप में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर से शामिल हो गए। 2001 से मई 2004 तक वे फिर से केंद्रीय रेल मंत्री रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 जगहों से चुनाव लड़ा, जब वे नालंदा से चुनाव चुने गए, लेकिन अपने पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र बाढ़ से वो हार गए। कानून और व्यवस्था सुधारक यानी कि पटना स्थित सरदार पटेल भवन का निरीक्षण करते हुए नीतीश कुमार राज्य के उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था थी। राज्य के कई संगठित आपराधिक गिरोह सक्रिय थे और अपहरण को सबसे बड़ी आपराधिक गतिविधियां भी माना जाता था। इसके अलावा राज्य के कुछ पिछड़े इलाकों में वामपंथी उग्रवाद की चुनौती भी लंबे समय से बनी हुई थी। नीतीश कुमार आर्म्स एक्ट लेकर आए और इस एक्ट के तहत पकड़े गए लोगों को सजा दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतें भी बनाई गई। आर्म्स एक्ट लाने और इसके सख्त क्रियान्वयन से सरकार का 2 तरफा लाभ हुआ। पहला, पुलिस के लिए अपराधी को गिरफ्तार करना आसान हो गया और दूसरा, घातक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लग गई। नीतीश कुमार ने राज्य में माओवादी चुनौती से निपटने के लिए विशेष सहायक पुलिस नामक पुलिस की एक विशेष शाखा बनाने के लिए सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों और सैनिकों की भर्ती की। इससे सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए एक तरह की आर्थिक भागीदारी आई और साथ ही कम बजटीय खर्च पर बिहार पुलिस के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित कमांडो उपलब्ध हुए। चरमपंथियों से निपटने के लिए ये कमांडो राज्य द्वारा भर्ती किए गए पुलिस कांस्टेबलों से बेहतर थे। उन्हें बस विशेष श्रेणी के हथियारों की जरूरत थी जो कुमार के तहत राज्य द्वारा प्रदान किए गए थे। सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारियों को भी एक जांच विभाग बनाने के लिए भर्ती किया गया था, जिसे विशेष सतर्कता इकाई कहा जाता है। यह निकाय उच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों के स्तर पर अपराधों से निपटता था। मुकदमे के दौरान अभियुक्तों की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 लाया गया था, जो 2010 से प्रभावी हो गया। नौकरशाही के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने में SVU एक सफल विचार रहा। इसके पहले के सबसे पहले मामले में से एक पूर्व पुलिस महानिदेशक नारायण मिश्रा का मुकदमा था, जिस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे थे। राज्य पुलिस में केवल योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा में भी सुधार लाया गया। यानी कि नीतीश कुमार ने लिखित परीक्षा में एक कार्बन कॉपी प्रणाली शुरू की, जो नए प्रवेशकों की भर्ती के लिए आयोजित की जानी थी। परीक्षा की कॉपी से छेड़छाड़ को रोकने के लिए उम्मीदवार द्वारा चिन्हित मूल कॉपी को परीक्षा के बाद सीधे स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया था। मूल्यांकनकर्ताओं को केवल कार्बन कॉपी मिलती थी और किसी भी विसंगति के मामले में मूल कॉपी का मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन की गई कार्बन कॉपी से मिलान किया जाता था। इसके अलावा एक स्थायी भर्ती परीक्षा भी अनिवार्य कर दी गई और कांस्टेबल में चयन के लिए योग्यता निर्धारित करने में शारीरिक परीक्षा को अहर्क बना दिया गया। नीतीश कुमार से पहले के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में कांस्टेबलों के चयन में केवल शारीरिक परीक्षा ही निर्णायक कारक थी। यह प्रणाली भ्रष्टाचार और पक्षपात से ग्रस्त थी। नीतीश कुमार की सरकार के तहत त्वरित सुनवाई के लिए किए गए प्रयासों ने थोड़े समय में ही परिणाम दिखाए और 2006 में कुल 6,839 अपराधियों को दोषी ठहराया गया। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के आगामी कार्यकाल में सशस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले में भारी गिरावट देखी गई। 2006 में 1,609 से 2010 के अंत तक यह घटकर सिर्फ 495 रह गया। एक राय के अनुसार यह भारी गिरावट नेपाल के तराई क्षेत्र में कूड़ा खोजने के लिए राज्य के कई अपराधियों के भागने और दूसरों द्वारा अपराध से दूर होकर नेकदिल बनने का नतीजा थी। नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को पकड़ने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाने के लिए भी कदम उठाया। बिहार की जेल प्रणाली की एक बड़ी समस्या अपराधियों को जेल से सेल फोन चलाने की ढिलाई उपलब्ध कराना था। कई बार बिहार की जेल के परिसर के भीतर से संगठित अपराध की योजना बनाई जाती थी। सरकार ने जेलों में मोबाइल फोन जैमर लगाने का कदम उठाया ताकि गैंगस्टरों को सेलफोन चलाने से रोका जा सके। बिहार ने जेलों की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को सुधारने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक फैसले में उल्लेखित अखिल भारतीय जेल सुधार कार्यक्रम को भी सक्रिय रूप से लागू किया। इसमें किसी विशेष जेल में शामिल किए जाने वाले कैदियों की संख्या को कम करना शामिल था, एक ऐसा कदम जो भीड़भाड़ को रोकने के लिए आवश्यक था। जेल अधिकारियों के साथ कैदियों के संपर्क को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने समय समय पर खूंखार अपराधियों जो कि बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों में दोषी थे, एक जेल से भागलपुर और बेउर में स्थित अधिक सुरक्षित
कोठरियों में स्थानांतरित करने जैसे कदम उठाए। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण 2005 जहानाबाद जेल ब्रेक कांड के मुख्य आरोपी नक्सली अजय कानू का बेऊर जेल में स्थानांतरण शामिल है। 2022 में राकेश महतो जैसे गैंगस्टर जो मुजफ्फरपुर से संगठित अपराध सिंडिकेट का नेता था, उसे भी मुजफ्फरपुर से भागलपुर जेल में एक उच्च सुरक्षा जेल सेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। कई सारे ऐसे अन्य उदाहरण हैं जो नीतीश कुमार की शासनकाल के दौरान देखने को मिले और सबसे बड़ी बात है कि कई सारे सुधार जो हैं वो नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान किए गए हैं, जिसका फायदा बिहार के लोगों को मिला है और यही वजह है कि बिहार आज पूरी तरीके से जंगल राज से जो है वो मुक्त हुआ है। नीतीश कुमार के सामने कोयनरी, कुर्मू और अत्यंत पिछड़ी जातियों के अपने मूल राजनीतिक आधार को उच्च जातियों के एक हिस्से के साथ बनाए रखने की दोहरी चुनौती थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी एक हिस्सा थी, उच्च जाति के एक हिस्से के समर्थन पर निर्भर थी। राजनीतिक सत्ता संरचना में इस खंड की हिस्सेदारी कुमार के लिए सामाजिक न्याय के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना मुश्किल बना रही थी, खासकर अत्यंत पिछड़ी जातियों के एकीकरण के संबंध में। इस समूह में निम्न पिछड़े शामिल थे: कोयरी, कुर्मी, यादव और बनिया के अलावा अन्य जातियां। यानी कि नीतीश कुमार की सरकार ने सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का विचार लाया और इस योजना में अत्यंत पिछड़ी जातियों के सदस्यों के लिए इन निकायों में 20% आरक्षण भी शामिल था। ये कोटा जो स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले से मौजूद कोटे से अलग दिए गए थे, ने अत्यंत पिछड़ा जातियों के राजनीतिक एकीकरण को जन्म दिया। बता दें कि समाज के इस वर्ग को आरक्षण दिए जाने से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में उनके प्रतिनिधित्व में भारी वृद्धि हुई। मुखिया, पंचायत समिति के मुख्य और जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पर ईबीसी के कई प्रतिनिधि थे। पंचायती समिति और जिला परिषद में इस सामाजिक समूह की सदस्यता में वृद्धि हुई। नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य न्यायिक सेवाओं में 50% आरक्षण की योजना की भी घोषणा की और इसके अंतर्गत ईबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग के मुकाबले 21% हिस्सा दिया गया, जिसे 12% हिस्सा दिया गया था। अनुसूचित जातियों को भी इस 50% आरक्षण में से 16% हिस्सा दिया गया और इस कदम का उद्देश्य निचली न्यायपालिका में इन सामाजिक समूहों से अधिक उम्मीदवार को लाना था। यानी कि नीतीश कुमार की सरकार जब सत्ता में आई तो उसने बिहार में कई सारे बदलाव किए हैं और इसी का नतीजा रहा कि बार बार बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा भी जताया और लगातार उन्हें जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो देखना भी चाहती थी। नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। नीतीश कुमार की सरकार जो है उन्होंने शराबबंदी कानून लाया। इस कानून ने महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया। यानी कि बिहार में अक्सर ही शराब के नशे में पति महिलाओं को पीटते थे और इसका परिणाम ये होता था कि नीतीश कुमार जो हैं उनकी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार होता था। लेकिन जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून वो लेकर आए तो महिलाओं ने इसका काफ़ी जोरदार तरीके से स्वागत किया और जब भी उसके बाद चुनाव हुए तो नीतीश कुमार को भर भर करके महिलाओं ने वोट दिया। यानी कि महिलाओं का एक हिस्सा जो था वो नीतीश कुमार पर बेहद ही विश्वास कर रहा था। हालांकि शराबबंदी को लेकर आज भी नीतीश कुमार को कई सारे जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर झेलना पड़ता है और आज भी अगर हम प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करें तो उनकी ओर से ऐसा कहा जाता है कि अगर बिहार में हमारी सरकार जनसुराज की बनती है तो हम जो है शराबबंदी कानून को बंद कर देंगे, क्योंकि इससे राज्य सरकार के राजस्व को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है और यही वजह है कि उन्होंने लगातार इसको लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ विपरीत प्रचार भी किया है। लेकिन नीतीश कुमार इससे मानने वाले नहीं हैं और वो लगातार जो है शराबबंदी को लेकर के अपनी बातों को रखते भी आए हैं। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने 2015 में थोड़े समय के लिए अपना चौथा कार्यकाल पूरा किया और कुमार जो है वो 22 फरवरी 2015 को आगामी 2015 बिहार विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में फिर से मुख्यमंत्री बने, जिसे अब तक का उनका सबसे कठिन चुनाव माना जाता है। उनकी जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए महागठबंधन बनाया। पांचवा कार्यकाल जो नीतीश कुमार का था, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए ग्रैंड अलायंस के लिए चुनाव के दौरान आक्रामक रूप से प्रचार किया। ग्रैंड अलायंस ने भाजपा और उनके सहयोगियों पर 178 के अंतर से विधानसभा चुनाव जीता, जिसमें आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और जेडीयू 71 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2015 को रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के अभियान का प्रबंधन प्रशांत किशोर की भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति द्वारा किया गया था, जिन्हें जेडीयू के अभियान का प्रबंधन करने के काम के लिए रखा गया था। बता दें कि
आईपीएससी ने अभियान की रणनीति तैयार की, जिसमें अभिनव अभियानों के माध्यम से मतदाताओं के एक बड़े समूह तक पहुंचाना शामिल था, जिसमें आउटरीच के लिए सेकंड ब्रांडेड साइकिल भेजना, हर घर दस्तक और डीएनए अभियान शामिल थे। छठा कार्यकाल, जब उप मुख्यमंत्री उस वक्त के तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो नीतीश कुमार ने उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को कहा। राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसलिए नीतीश कुमार ने 26 जुलाई 2017 को इस्तीफा दे दिया, जिससे महागठबंधन खत्म हो गया। वे मुख्य विपक्षी दल एनडीए में शामिल हो गए और कुछ ही घंटों में सत्ता में वापस भी आ गए। यानी कि 7वां कार्यकाल 2020 से 2022 के मुख्यमंत्री के रूप में अपने लगातार 15 वर्षों के कार्यकाल का लाभ उठाते हुए नीतीश कुमार ने विभिन्न उपलब्धियों और विकासों पर प्रकाश डाला और अपनी सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं को सूचीबद्ध किया और अंततः एक कड़े मुकाबले वाले चुनाव में जीत हासिल करने में सफल रहे। एनडीए ने महागठबंधन की 110 सीटों की तुलना में 125 सीटें जीतकर विधानसभा में बहुमत हासिल करने में कामयाबी हासिल की। एनडीए के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने 20 वर्षों में 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 8 दिसंबर 2020 को उनके डिप्टी सुशील कुमार मोदी रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट को भरने के लिए बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए और इसलिए नीतीश ने 16 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया और अपने नए डिप्टी तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ मुख्यमंत्री के रूप में लौट आए। 9 अगस्त 2022 को कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी को एनडीए से हटा दिया। यह घोषणा करते हुए उनकी पार्टी महागठबंधन में फिर से शामिल हो गई और आरजेडी और कांग्रेस के साथ एक शासकीय गठबंधन जो है वो बनाए। 8वां कार्यकाल यानी कि 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी को एनडीए से बाहर कर दिया। यह घोषणा करते हुए उनकी पार्टी राजद, कांग्रेस, सीपीआई और अन्य निर्दलियों से मिलकर बने महागठबंधन में फिर से शामिल हो गई और 10 अगस्त को उन्होंने 22 वर्षों में 8वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2023 में उनके छठे कार्यकाल में शुरू हुआ। इस कार्यकाल के दौरान जनवरी-फरवरी 2023 में नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा एक आउटरीच अभियान शुरू किया, जिसके माध्यम से उन्होंने बिहार राज्य के 48 जिलों के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इन यात्राओं के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की स्थिति की निगरानी करना और जमीन पर उनके कार्यान्वयन में तेजी लाना था। और इन यात्राओं के दौरान उनके साथ उनके डिप्टी तेजस्वी यादव और कभी कभी जरूरत पड़ने पर उनके कैबिनेट मंत्री भी होते थे। 8 नवंबर 2023 को महिला शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में विवादास्पद टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी भाजपा के विरोध के बीच बिहार विधानसभा स्थगित कर दी गई। नीतीश कुमार ने अपनी टिप्पणियों से हुई किसी भी ठेस के लिए खेद व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमार की आलोचना की और उन पर बिना किसी शर्म के और महिलाओं का अपमान जो है करने का आरोप लगाया। बिना उनका सीधे नाम लिए नीतीश कुमार ने माफी मांगी, अपने बयानों को वापस लिया और महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी पार्टी के लिए एक शिकायत भी दर्ज की गई, जिसकी सुनवाई 25 नवंबर 2023 को तय की गई। और सबसे बड़ी बात यह है, इसकी सुनवाई 25 नवंबर 2023 को तय की गई और इस बीच महिला संगठनों ने टिप्पणी की निंदा की और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कुमार का बचाव करते हुए कहा कि टिप्पणी जुबान फिसलने की वजह से हुई है। 28 जनवरी 2024 को कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एनडीए में फिर से वो शामिल हो गए। यानी कि उनका नौवां कार्यकाल जो है 2024 वर्तमान 28 जनवरी को कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन जो है तोड़ दिया और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में फिर से शामिल हो गए, जिससे राजनीतिक संकट पैदा हो गया और उसी दिन उन्होंने 24 वर्षों में 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 21 मार्च 2025 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में बिहार की एक अदालत में उनके खिलाफ याचिका भी दायर की गई थी। नीतीश कुमार की अक्सर आलोचना की जाती है और वे अपने राजनीतिक करियर के दौरान मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बार बार गठबंधन बदलते रहते हैं। इस व्यवहार के कारण उन्हें पलटू राम उपनाम भी मिला है, जिसका अर्थ है बार बार निष्ठा बदलने वाला व्यक्ति। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई सारी उपलब्धियां हमने आपको बताई है कि जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो कैसे उन्होंने बिहार में बदलाव लाया। बिहार जो कि जंगल राज के नाम से बेहद ही प्रचलित था पूरे देश में, बिहार से उन्होंने जंगल राज के खात्मे को लेकर कौन कौन सी नीति के तहत काम किया, कैसे अपराधियों पर लगाम लगाई,
महिलाओं के लिए उन्होंने किस तरीके से अपने काम को किया और इतना करने के बावजूद भी कैसे विवादों से अक्सर अपने बयानों की वजह से जुड़ते रहे हैं, ये हमने आपको आज हमारे विधायक में विस्तार पूर्वक बताया है। आगे भी हम आपको हमारे विधायक में बिहार के विधायकों से जुड़ी रोचक बातों से रूबरू कराते रहेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।